हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएमई 1 हो गया। एमएमई 1 का सिलेबस तो सबको याद ही होगा। उसमें हमने हैमंड की बुक से चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक कवर किया है और 12, 13, 14 इतने चैप्टर्स वहाँ कवर अप किए हैं। अब इस बार सेमेस्टर 2 में, सेम 2 में 14 के बाद क्या आता है? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और एक चैप्टर जो छूट गया था 9 के बाद 10, वो भी है चैप्टर 10। 11 नहीं है हमारे कोर्स में, यानी 1 से लेकर के 21 तक एमएमई में कवर अप होना चाहिए, जिसमें से 11 नहीं है। ये 19 पहले नहीं होता था, लेकिन एलपीपी का इंक्लूड कर दिया गया है। दो तीन साल से इंक्लूड ही किया गया, ज़्यादा पुराना नहीं है ये। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो खैर सारा ही पढ़ा रखे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 15। बच्चे आपको बता दें कि इस सिलेबस में 15, 16, 17, 18 इनको कहा जाता है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। थोड़ा थोड़ा उनको जाना पहचाना लगेगा जिन लोगों ने फर्स्ट सेम में ना कैलकुलस लिया हुआ था जी में, थोड़ा थोड़ा उनको वहाँ से बैकअप मिलेगा। तो मल्टीवेरिएट कैलकुलस 19 is separately new topic that is called LPP। आपने 11th-12th में किया था ना LPP, वही है, लेकिन उसका बहुत ऊपर एडवांस लेवल है। वहाँ तो सिर्फ ग्राफिकल मेथड थोड़ा बहुत कर लिया था, वो ग्राफिकल मेथड तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ डिटेल में हमें इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। उसके बाद से 20 इज इंटायरली अ न्यू डिफरेंस इक्वेशन। इसका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 21 इज अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों अलग अलग हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 21 के लिए हमें वी नीड चैप्टर 10। चैप्टर 21 के लिए बच्चे हमें चैप्टर 10 का पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 10 में है इंटीग्रेशन। जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वी नीड टू डू चैप्टर 10 बिफोर चैप्टर 21। लेकिन आप अगर चाहो तो ये वाला सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 19 अलग, 20 अलग, और फिर 10 और 21 इस एक साथ आप कर सकते हो। मतलब अगर कभी आपके कॉलेज में 19 का टेस्ट होने वाला है, तो आप सिर्फ चैप्टर 19 पढ़ोगे और किसी चैप्टर का बैकअप की ज़रूरत नहीं है। अगर खाली 20 का टेस्ट होने वाला है, तो आप खाली 20 पढ़ोगे। लेकिन अगर इस इनमें से किसी चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, लाइक 17, तो आपको 15, 16, 17 तक जाना पड़ेगा। अगर 18 का टेस्ट होने वाला है, 15, 16, 17, 18 ऐसे पूरा ये चैप्टर सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर 21 का टेस्ट होने वाला है, तो आपको पहले चैप्टर 10 कवर करना पड़ेगा, फिर 21 पे आप जाओगे। तो ये तो हो गया हमारा एमएमई 2 का सिलेबस इन ब्रीफ। ज़्यादा डिटेल में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब आपको मिल जाएगा। 102 दिन में वीडियो मिल जाएगा हाउ टू स्टडी एमएमई 2 में। कैसे स्कोर करना है, क्या करना है, क्या स्कोप है, ये सारा कुछ उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज बच्चे चैप्टर 15 हम लोग शुरू कर रहे हैं। नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। पहले हमने पढ़ा था बच्चे सेमेस्टर 1 में y इज इक्वल टू खाली एफ पढ़ा था ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता था, लेकिन कितना भी कॉम्प्लिकेसी के बावजूद राइट हैंड साइड पे खाली एक सिंगल x होता था। राइट हैंड साइड पे खाली एक सिंगल x होता था। ठीक है। अब है y इज इक्वल टू, या अब y नहीं यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि x यहाँ पर था। x वॉज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या था, किसी को याद है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे x बदलता था, वैसे वैसे y चेंज होती थी। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो डिपेंड करता था किस पे? x पे। लेकिन अब x और y, कम से कम दो वेरिएबल की बात हम लोग करेंगे। नाउ f विल बी f ऑफ एक्स वाई, और f ऑफ एक्स वाई को हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे x के बाद y आता था, तो f(x) को y से रिप्रेजेंट करते थे। अब x y के बाद z आता है, तो फंक्शन ऑफ x एंड y को हम लोग z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों पढ़ना है। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं।
2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू, अगर मैंने आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7y टू द पावर 5 प्लस 20, तो ये फंक्शन कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? कितने वेरिएबल पे? 2 पे, एक x और एक y, बस और कुछ नहीं दिख रहा राइट हैंड साइड पे। तो हेयर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक f ऑफ x y z, ऐसे भी हो सकते हैं। x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस रूट अंडर x इंटू 5 इंटू वाई, लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और z भी तो है, तो log z भी हो सकता है, एनीथिंग। मतलब यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिख तो रहे 3, लेकिन पता है हमें ज्यादातर काम MME2 में सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ करना है, क्योंकि जो बच्चा 2 वेरिएबल को मैनेज करना सीख गया, वो 3 क्या 10 15 20 50 कितने भी वेरिएबल को मैनेज कर सकता है। हमें थ्योरी वाइज स्ट्रांग बनना है, कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग बनना है। तो जो कॉन्सेप्ट हम 2 वेरिएबल के लिए सीखेंगे वो मेनी के लिए भी लग सकता है, मोर देन 2 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझे नहीं, अपने टॉपिक से भटके नहीं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स के तो है नहीं। तो हम अपने टॉपिक से ना भटक जाएं, जो हमें पढ़ना है हम उसी टॉपिक पे रहे, अपने ट्रैक पे रहे। उसके लिए हम सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ ही काम करेंगे। इसलिए ज़्यादातर आपको 15 16 17 18 में 2 वेरिएबल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 वेरिएबल का बहुत रेयर चांस है कि आपको मिल जाए, लेकिन 2 वेरिएबल का ही ज़्यादातर हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जैसे देखो, कहोगे मैम 2 वेरिएबल को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? जैसे आपने देखा है डेयरी प्रोडक्ट में जनरली दिल्ली में 2 ब्रांड बहुत ज़्यादा चलते हैं, अब तो खैर बहुत सारे नए ब्रांड आ गए, एक अमूल और एक मदर डेयरी। मदर डेयरी, पहले अमूल अपनी प्राइस बढ़ाता है, अमूल ने प्राइस बढ़ा दिया, तो अमूल की अपनी डिमांड है और अपनी प्राइस है। मदर डेयरी की क्या है? अपनी डिमांड है और अपनी प्राइस है। तो लेट x1 बी द डिमांड ऑफ अमूल डेयरी, p1 बी द डिमांड ऑफ अमूल डेयरी, सॉरी p1 बी द प्राइस ऑफ अमूल डेयरी। जो भी है, मिल्क प्रोडक्ट या बटर, कुछ का भी कर सकते हैं हम लोग। x2 is the demand of product from mother dairy and p2 is the demand, p2 is the price of the quantity from mother dairy। अब मुझे ये बताओ कि x1 जो डिमांड फंक्शन है अमूल डेयरी का, क्या ये सिर्फ खुद के प्राइस पर डिपेंड करेगा? जैस हाँ, तो वो दूसरे गुड्स के भी प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो x1 में भी फंक्शन ऑफ p1 एंड p2। और बच्चे आपको हम पहले ही बता दें, MME2 को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट सेम जो 3rd सेम आएगा उसमें जो माइक्रो आप पढ़ोगे, सारा का सारा कुछ आपको MME2 का उसमें दे दिया जाएगा फंक्शन उठा करके। तो अगर यहाँ कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ जाओगे, तो वहाँ जो मेन चीज़ वो समझाना चाहेंगे आप उसी पे रहोगे और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट आपको MME2 में ही बेस बना देंगे, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि 3rd सेम के माइक्रो में आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। नाउ सी, तो x1 जो है वो p1 और p2 पे डिपेंड करेगा। और ये किस टाइप के गुड्स होंगे? जब दोनों सेम टाइप के गुड्स लिए तो बोथ में भी सब्सटीट्यूट गुड्स। x1 जो है वो p1 और p2 दोनों के प्राइस पे डिपेंड करेगा। अब ये x1 कैसा फंक्शन है और x1 p1 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, p2 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। x2 भी तो फंक्शन हो सकता है, किसका किसका? दोनों गुड्स का। अब मैंने अभी सिर्फ 2 डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, 2 डेयरी ब्रांड लिए हैं, इसलिए 2 दिख रहा है। अगर 10 डेयरी प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं तो 10 प्राइसेस आ जाएगा। यानी समटाइम्स x1 मे बी फंक्शन ऑफ p1 फ्रॉम फर्स्ट ब्रांड, फ्रॉम सेकंड ब्रांड, फ्रॉम थर्ड ब्रांड, ऐसे करके 10 ब्रांड्स के प्राइसेस होंगे। उन सब पे क्या डिपेंड करेगा? x1। समझ में आ गई बात? इसलिए MME2 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, हमारे बिजनेस में, किसी एक चीज का डिमांड या प्राइस या कोई भी चीज सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। सो वी हैव टू फोकस ओवर फंक्शंस ऑफ मेनी वेरिएबल।
इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, अभी चैप्टर 15 में ही आगे पढ़ेंगे। नेचर ऑफ गुड्स पहचानना, वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट्स। इलास्टिसिटी चैप्टर 16 में सीखेंगे। ये सारा कुछ हमें करना है। अभी आपको एक हाँ, वो इन्वर्स डिमांड फंक्शन कहलाता है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इलास्टिसिटी के टाइम में करते भी हैं कभी कभी। हाँ, डिपेंडेंट तो एक रहेगा, इंडिपेंडेंट में भी मेनी। अब यहाँ देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ाने जा रहे हैं जो कि हर चैप्टर में कहीं भी आ जाता है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा होगा कि इसके बारे में हम आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दें। प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन input factors. If production is treated as output, then what may be the input factors? Can you suggest some of the input factors? Anyone? Raw. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्वांटिटेटिव नहीं बना सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको यहाँ पर मैथमेटिक्स में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्शन फंक्शन एफ मे बी फंक्शन ऑफ लेबर, may be directly proportional to capital, may be directly proportional to land। लेबर के लिए बच्चे हम लोग एल यूज करेंगे, कैपिटल के लिए के और लैंड के लिए टी, क्योंकि एल तो ऑलरेडी लेबर के लिए यूज कर चुके हैं। अब आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th-10th में ओम्स लॉ वगैरह जो भी है, कि अगर ए सेम डिपेंडेंट वेरिएबल हो और अलग अलग इंडिपेंडेंट हो और सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ इज। लेकिन कॉब डगलस ने कहा कि एल का सम पावर, एल के सम पावर पे डिपेंड करता है, के भी सम पावर पे डिपेंड करता है और टी के भी सम पावर पे डिपेंड करता है। मतलब लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ पावर पे डिपेंड करता है। अब जब सबको कंबाइन करेंगे बच्चे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, के टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। ए बी सी के बारे में भी बता रहे हैं कि ये कैसे नंबर्स होंगे। अब जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, लेट इट बी कैपिटल ए। कैपिटल ए इज व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सबको पता है ये बात या नहीं, सबको पता होगा ही, प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही फॉर्मेट हो गया हमारा कॉब डगलस फंक्शन का। लेकिन आपको याद रहे बच्चे, ए बी सी जो हैं वो 0 से 1 के बीच में होंगे, सच दैट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन आइडियल केस में हम लोगों के बुक में ज़्यादातर 1 ही यूज़ करते हैं, कि कॉब डगलस के जितने भी इनपुट फैक्टर्स हैं सबके पावर सम 1 होगा। यानी ए बी सी में भी समथिंग लाइक 0.1, 0.2, 0.3, ये सब इस टाइप के वैल्यूज होंगे जिनका सम क्या होगा, 1 होगा। क्लियर बच्चे? तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन का फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है। ये एल टू द पावर सम कांस्टेंट, एल टू के टू द पावर सम कांस्टेंट, टी टू द पावर सम कांस्टेंट। आप इंटरचेंज कर सकते हो, एल की पावर में बी, के की पावर में ए, टी की पावर में सी, कुछ भी कर सकते हो। ए बी सी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में होगी। और तीनों का सम जब करेंगे तो वो 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, नेगेटिव तो होने का सवाल ही नहीं है। अब कोई पूछेगा व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस ए, तो ए इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ए इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी एल टू द पावर ए जब 1 हो जाएगा, लेबर जब 1 हो जाए, ध्यान से सुनो, लेबर 1 हो जाए, कैपिटल 1 हो जाए और लैंड 1 हो जाए, जब तीनों 1 1 1 हो जाए, उस केस में एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ए। दैट मीन्स व्हेन लेबर इज 1 यूनिट, कैपिटल इज 1 यूनिट एंड लैंड इज 1 यूनिट, देन प्रोडक्शन इज कैपिटल ए। तो हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल ए की बात करें, तीनों को जरा 1 करके देखो तो एफ इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो व्हेन
L is equal to K is equal to T is equal to 1, then F is equal to A, that is production is A यूनिट्स हो या जो भी हो, जिस भी फॉर्म में हो, प्रोडक्शन इज A. क्लियर? सो दैट्स ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे. स्पेसिफिक रीजन ये है कि ऑल आर अफेक्टिंग साइमल्टेनियसली. आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. एडिशन में क्या होता है कि अगर l प्लस के, अगर आप ऐसा लिख सकते थे, अगर आप ऐसा लिखते l टू द पावर a प्लस k टू द पावर b प्लस t टू द पावर c, दैट मीन्स कि समटाइम्स लेबर में बी जीरो, sometimes capital may be also zero, that will not affect our production at all. t भी जीरो हो सकता है, यानी sum of the input factors may be zero. लेकिन मल्टीप्लाई करने के पीछे मकसद ये होता है कि नन कैन बी जीरो, कोई भी जीरो अलाउड नहीं होगा, सब कुछ ना कुछ होंगे और तीनों मिल करके कंबाइंड इफेक्ट डाल रहे होंगे प्रोडक्शन पे, तीनों मल्टीप्लाई होकर के. ठीक है? इस वाले मॉडल में अगर एक भी जीरो हो गया तो भी, तब तो प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कंबाइंड इफेक्ट है ना, L इंटू के इंटू टी हो रहा है. तो मान लो अगर लेबर नहीं लग रहा है जीरो, तब तो प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन को तीनों मिलकर के डिफाइन करे, लैंड लेबर कैपिटल तीनों का होना जरूरी है, कुछ ना कुछ वैल्यू. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है? ए जीरो होने का मतलब है, कैसे होगा ए जीरो? देखो तो जरा, ए तो तभी जीरो होगा जब प्रोडक्शन जीरो होगा. मतलब इनिशियली लैंड लेबर कैपिटल तीनों को जीरो कर दो तब हो गया जीरो, या किसी भी एक को जीरो कर दो तो भी ए हो गया जीरो. ए जीरो होगा ही नहीं ना. तो जब एफ जीरो होगा तभी तो हम जीरो इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग, तो ए भी जीरो कर देंगे ना. ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं अब. नहीं नहीं नहीं, इसमें ये सब नहीं होता, बस ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. ठीक है? क्वेश्चन आएगा इस पे, बहुत ज़्यादा इतना अंदर नहीं जाना है इसमें. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. जब भी हम फंक्शन पढ़ते हैं तो बताओ फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? आप 11th-12th से फंक्शन पढ़ते चले आ रहे हो, तो फंक्शन पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद से सबसे पहला चीज फंक्शन के बारे में क्या पढ़ाते हैं टीचर्स? हाँ, चलो बहुत बढ़िया. तो ये आ गया डोमेन. ये क्या आ गया? डोमेन. पहले पढ़ाते हैं डोमेन, रेंज, फिर आता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन. और डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन के बीच में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी कुछ होता है. घबराओ नहीं, हमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, खाली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक ही रहना है बस. अब डोमेन में इसका अपना कोई अलग से लॉजिक नहीं है. जो हमने एमएमई 1 में पढ़ा था वही लॉजिक लगना है. एमएमई 1 में हमने दो लॉजिक्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा तो. लॉजिक 1 में कि अगर रूट अंडर कोई चीज है, पहले हमने एफ एक्स पढ़ा था लेकिन अब एफ एक्स वाई लिखेंगे. अगर रूट अंडर एफ एक्स वाई है तो इज डिफाइंड ओनली इफ एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. हाँ, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव आर नॉट एक्सेप्टेबल. सॉरी, नॉन, हाँ ठीक है, नॉन पॉजिटिव्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. यहाँ पर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. नॉन नेगेटिव ही तो आ रहे हैं. हाँ ठीक है, नॉन नेगेटिव ही तो आ रहे हैं. जो नेगेटिव नहीं है यानी जीरो और पॉजिटिव को मिलाकर के नॉन नेगेटिव्स कहा जाता है. तो नॉन नेगेटिव का अंडर रूट बच्चे एग्जिस्ट करता है. दूसरा है लॉजिक 2. लॉजिक 2 में है एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई. जी एक्स वाई is defined only if
जी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो लॉजिक हमने पढ़ा था फर्स्ट सेम में, वही दो लॉजिक्स यहाँ भी लगने हैं। बस एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया है, एफ एक्स वाई आ गया है, और एफ एक्स और जी एक्स की जगह पे ये वाई भी आ गया है, बस यही फर्क पड़ा है। तो इन दो लॉजिक्स को याद रखते हुए अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें रेंज ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये 3D का पार्ट हो जाएगा। एक्स और वाई में भी द डोमेन, रेंज जो है वो स्पेस में आने लगेगा, तो वो हमारे लिए डिफाइन करना मुश्किल होगा। इसलिए रेंज बहुत ही सिंपल होगा, जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हम खाली देख करके डिसाइड कर लें। रेंज हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, ये अच्छी बात है। अब देखो बच्चे जरा इस फंक्शन को, नाउ सी बच्चे, तो ये फंक्शन ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो ये अंडर रूट और एक दूसरा अंडर रूट। अब फंक्शन अगर दो चीजों को कंबाइन करके बन रहा है तो खाली एक के डिफाइन करने से पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दिस मस्ट बी डिफाइंड एंड दिस मस्ट बी ऑल्सो डिफाइंड। दोनों को डिफाइन करेंगे तभी उन कलेक्टिव वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रूट अंडर एक्स। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लेंट बड़ा सुनने को मिलता है एमएमई 2 में कि मैम मैंने भी वही लिखा, मेरे आंसर आगे, मेरे फ्रेंड ने भी लिखा, मार्क्स मैम हम लोग के अलग अलग आए हैं। तो जितना सुंदर प्रेजेंटेशन, जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पेपर होता है। इसमें हर क्वेश्चन में ज़्यादा ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा स्पेस, तो जितना लैंग्वेज के साथ लिखोगे उतना बढ़िया है। तो देखो, रूट अंडर एक्स माइनस 1 इज डिफाइंड ओनली इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में है। चलो सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन खाली x माइनस 1 से बात नहीं बनेगी, हमें दूसरा पार्ट भी तो देखना है। रूट अंडर y इज डिफाइंड, सेम आर्गुमेंट लिखेंगे बच्चे, रूट y इज डिफाइंड ओनली इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा बताओ ये क्या हो रहा है, दो कंडीशन को मिक्स करना है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले MME 1 में आप याद करो, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था तो खाली x पे कंडीशन आती थी, लाइक दिस वे, खाली x पे, और खाली एक वेरिएबल हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन इज एनफ। नंबर लाइन से ही काम चल जाता है। एक वेरिएबल की वैल्यूज का अगर रेंज आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो नंबर लाइन इज एनफ। तो वहां पर हम लोग सीधा कर देते थे 1 1 से आगे। लेकिन अब जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, तो नंबर लाइन इज नॉट सफिशिएंट। अब हमें दो दो एक्सिस को देखना होगा, यानी क्वाड्रेंट पे आएंगे। क्वाड्रेंट एक्स वाई एक्सिस से ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट फंक्शन ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स, इसलिए क्वाड्रेंट। ज्यादा वेरिएबल का लेंगे तो फिर स्पेस में चले जाएंगे, वो हमें जाना अलाउड नहीं है। तो देखना बच्चे, ध्यान से देखो, x1 मान लो ये रहा, तो x कह रहा है कि 1 से बड़ा या 1 के इज इक्वल टू, यानी इधर रहेंगे हम लोग इस लाइन के राइट हैंड साइड पे, क्योंकि इस लाइन के राइट हैंड साइड पे जाओगे तभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो आप लोग अभी नए हो तो आप लोगों को बता दें कि हम लोग हमेशा शेडिंग करते वक्त दो कलर चूज करते हैं। जैसे ये देखो येलो, येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ सी। तो ये देखो येलो कलर जो है ये शो कर रहा है y ग्रेटर देन इक्वल 0, और ब्लू कलर से हम लोग शो करेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो, अब इसके राइट में जाएंगे, कॉमन एरिया बच्चे आपको कौन सा मिल रहा है, कॉमन एरिया में देखना डॉट 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 बना रहे, दिस वन इज योर कॉमन एरिया। ऊपर भी नो डाउट जाएंगे क्योंकि ऊपर मैंने स्केच नहीं किया था, तो यही हो गया कॉमन एरिया। तो आप ऐसे लिख दोगे दिस इज 1 और इसके ऊपर ये वाला कॉमन एरिया, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोमेन। तो इस बार डोमेन नंबर लाइन पे नहीं है, इस बार डोमेन हमारा कैसा आएगा, शेडेड रीजन आएगा। इस बार डोमेन जो है वो हमारा शेडेड रीजन आएगा,
जो कि 2D प्लेन में होगा। क्लियर बच्चे? अभी तो ये रेक्टेंगुलर, अभी अभी बता रहे हैं, ज्योमेट्रिकली तो ऐसे डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आप लिखना चाहते हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप लिख सकते हो डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, ये जो दो कंडीशन आपने निकाली है ना, ये और ये, इन्हीं दोनों कंडीशन को मेंशन कर देना है। सच दैट x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 0 where x and y belongs to real number। क्लियर? तो आप दोनों फॉर्म में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर वो ज्योमेट्रिकली पूछ रहे हैं तब तो आपको ज्योमेट्री बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम बना करके शो करना पड़ेगा। नहीं पूछ रहे हैं तो आप खाली इससे भी काम चला सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म से भी। ठीक है बच्चे? ये था एक इजी क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये तो इजी था। हाँ, इंटरसेक्शन ही तो किया है, और क्या किया है? कॉमन ही तो लिया है। तो क्या इनका कॉमन पॉइंट नहीं है? बच्चे इसमें भी तो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट आ रहे हैं, इसमें भी तो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वही कॉमन लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है? आप यहाँ की बात करो तो आपने एंड वर्ड जो लिखा ना, ये अपने आप में इंटरसेक्शन होता है। एंड लिख दिया ना, नहीं तो फिर हम और लिखते ओ आर, और तो यहाँ लिख नहीं रहे, एंड लिख रहे हैं, तो वो अपने आप में इंटरसेक्शन मीनिंग होता है। अब ध्यान से सुनो, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जी एक्स वाई। अब आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग टॉपिक बढ़ेंगे। आज तो खाली डोमेन ही होगा। नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है कि आप डोमेन कहीं करके आए। असाइनमेंट सारा कुछ अपलोडेड है वेबसाइट पे, आप वहां से लेकर के क्वेश्चंस कर सकते हो। नाउ सी, अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। नाउ सी, अब हमारे पास ना फंक्शन है लेकिन अंडर रूट भी है दोनों जगह। एक में तो, इसमें तो नो प्रॉब्लम क्योंकि न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है बच्चे। तो जब डिनोमिनेटर में आ जाता है सो डैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। पॉजिटिव खाली चलेगा लेकिन जीरो नहीं चलेगा, तो इसमें खाली पॉजिटिव नॉट इक्वल टू जीरो। और इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे? इट मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो अपॉन एनीथिंग इज डिफाइंड, उसको हम जीरो लिख सकते हैं, बट समथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब आप यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखोगे, इज डिफाइंड ओनली इफ सब कुछ। अभी हम वी एज अ टीचर बस इम्प्लाइज डैट लगा रहे हैं। अब पूरा लैंग्वेज लिखना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली, शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4। अब देखो, ग्राफ चाहे ग्रेटर देन का हो या फिर लेस देन का हो। किसी का माइक ऑन है बच्चे? आप अपना माइक म्यूट कर लें। चेक कर लो सभी को, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट कर ले। क्वेश्चन पूछते वक्त ही सिर्फ आप ऑन करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो हम ग्राफ तो बनाते हैं बच्चे, इज इक्वल टू का ही ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये किसका ग्राफ है जल्दी बताओ? सर्कल, जिसका सेंटर है 0 और 0 और रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर। ग्राफ हमेशा डॉटेड लाइन ही आप यूज करें, हैबिट डालें, क्योंकि कभी कभी आपके पास पेंसिल नहीं होता, आप पेन से ही बना रहे होते हो, तो ज्यादा डर्टी ना बने। x 0 y 0 और 2 2 2 2 रेडियस, ये देखो डॉटेड लाइन से बना दिया बाउंड्री ग्राफ का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा बाउंड्री हमारे सेट में आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है, तो डॉटेड से बना दिया। इन्होंने कहा है कि ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब देखो, अगर इज इक्वल टू 4 होता तो हम बिल्कुल सरकमफेरेंस पे होते। इसका x और y का ऐसा पेयर है कि जिसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 4 आएगा। बाहर अगर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हो तो उनका स्क्वायर करके सम करोगे तो ग्रेटर देन 4 आएगा, अंदर के लिए लेस देन 4 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा रीजन आएगा जल्दी बताओ?
बाहर का आएगा और ये डॉटेड लाइन ही रहेगा, बाहर का रीजन आएगा, सर्कल से बाहर। और इस सर्कल को एक और नोटेशन आपको दे देना है, दिस इज 20 माइनस 20, समझ में आ जाएगा सभी को। ये हो गया केस 1। अब बच्चे हम लोग इस पे चले। नाउ रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर implies that 9 minus x square plus y square should be greater than equal to 0, which implies that x square plus y square should be less than equal to 9, should be less than equal to 9। तो यहां पर भी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले किसका बनाएंगे, इज इक्वल टू का ही हमेशा ग्राफ बनाते हैं ना। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस इस बार 3 है बच्चे। जिसका रेडियस क्या है, 3 है। इस बार हमें क्या करना है, अंदर का रीजन लेना है या बाहर का लेना है, क्या करना है जल्दी बताएं आप लोग। हाँ, इनसाइड और इंक्लूडिंग द सर्कमफेरेंस बिकॉज इज इक्वल टू इज ऑल्सो देयर। इज इक्वल टू है तो पहले आप सर्कमफेरेंस पे रहेंगे और फिर सर्कमफेरेंस को डार्क कर लें। लो भाई डार्क कर लिया, और अंदर रहना है, ये लो अंदर का भी शेड कर दिया, हो गया। लेकिन अब दोनों को कंबाइन करके बनाना है क्योंकि अलग अलग डोमेन तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में ये पार्ट डिफाइन हो जाए अगले बार में ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। दोनों साथ साथ डिफाइन होने चाहिए तभी तो gxy की वैल्यू आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अब कंबाइनिंग बोथ, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, कंबाइनिंग बोथ। एक रेडियस 2 का सर्कल था और एक रेडियस 3 का सर्कल था। कौन सा डॉटेड था, 2 वाला डॉटेड था, 3 वाला सॉलिड है। 1 2 3, ये लो 2 वाला बना दिया, ये रहा 2। ये क्या है, दिस वन इज 3 रेडियस का, ठीक है। दिस इज 20, दिस इज 30, लेकिन 30 तो सॉलिड था ना, चलो कर देते हैं सॉलिड, कोई बात नहीं, कर दिया सॉलिड। 3 के अंदर और 2 के बाहर, तो कॉमन रीजन यही नहीं हो गया, 2 के बाहर और 3 के अंदर। अब हमें दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डोमेन सेट, ये आ गया हमारा डोमेन सेट। क्लियर बच्चे, अगर आप सेट बिल्डर, वही वही बोलने ही वाले थे, सेट बिल्डर में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है, इज इक्वल टू नहीं है, ध्यान रहे इज इक्वल टू नहीं है, 2 पे सॉलिड नहीं है, सॉरी मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और लेस देन इक्वल टू 9 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर बच्चे, अब तो आप लोग भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन करोगे इसमें बताना, आप ही लोगों को बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन है y माइनस एक्स प्लस 2, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, कौन सा, रेसिप्रोकल वाला, यानी डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंस इट इज अ रेशियो फंक्शन, कहीं स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं चेक करना, तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो जाता तब क्या होता बच्चे, जरा एक बार सोच करके देखो, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाता, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ x यहाँ y, दिस इज 0 दिस इज 0।
x0 तो y -2, y0 तो x2. So this is a line passing through 0 1 2. 0 -2 से पास कर रहा है और 1 2 2 0 से पास कर रही है लाइन. तो अब आप यहाँ पर काम कैसे लिखोगे? y शुड नॉट बी इक्वल टू x -2, यानी y जो है वो इस लाइन पे नहीं होना चाहिए. क्या होगा? तो इसको आप डॉटेड लाइन से बनाओगे. सॉलिड लाइन बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा. अब मेरे पास तो इरेजर है तो हम इरेज कर देते हैं. आपके पास भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पेंसिल, बिकॉज इरेजर ओनली वर्क्स विद द पेंसिल. अब देखो जरा, इसके ऊपर का रीजन ले लेंगे, इसके नीचे का रीजन ले लेंगे. ये सब हमारे डोमेन में आ जाएगा. ठीक है, बस लाइन को छोड़ करके. तो ये तो इजी क्वेश्चन था. हाँ, इसका डोमेन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे, ऑल पेयर ऑफ x एंड y सच दैट y इज नॉट इक्वल टू x -2 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है बच्चे? अब एक क्वेश्चन है ln x प्लस वाई, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट, क्योंकि ये लॉग में शिफ्ट करने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग का दिमाग नहीं काम करेगा. तब तक आप लोग के दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है लॉग से रिलेटेड आप अपना लेते आओ. 2 मिनट हम आप लोगों को कुछ जरूरी बात बताना चाह रहे हैं कि अब आप सेमेस्टर 2 में आ चुके हो. सेमेस्टर 1 में जो है, सेमेस्टर 1 में आपने सिर्फ एमएमई 1 ज्वाइन किया था, ठीक है, और हम लोगों ने माइक्रो के लिए फोर्स भी नहीं किया. हम लोगों ने फ्री लेक्चर्स आपको दिए क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. लेकिन सेमेस्टर 2 में मैक्रो इज गोइंग टू बी योर डिफिकल्ट पेपर. मैक्रो आपने पहले पढ़ा भी नहीं है और ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा. तो आपको जो है, और ये मैक्रो आगे भी यूज होना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो पढ़ रहे हैं. थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ और सिक्स्थ सब जगह इनके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. तो जो चीज आगे भी यूज होने वाला है तो वो तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो गया ना. तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको इक्वली इक्वली क्वालिटी मिलेगी और उसकी गारंटी मेरी है कि मैक्रो की आपको बहुत बढ़िया क्लास मिलेगी. तो बच्चे आप लोग सिर्फ एमएमई मत ज्वाइन करो, मैक्रो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोनों साथ लेने पे कुछ ना कुछ पैकेज डिस्काउंट मिलता ही मिलता है. आप अभी एमएमई लोगे, बाद में मैक्रो लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. और कुछ टॉपिक्स निकल भी चुके होंगे, लाइव पढ़ने का मजा ही अलग होता है. तो आप वहां पर ज्वाइन कर लो मैक्रो, और ये गारंटी मेरी. और मैक्रो में न्यूमेरिकल्स हैं इस बार. न्यूमेरिकल्स कोई टीचर आपको इतना नहीं कराता है. कॉलेज वाले भी एक दो एग्जाम्पल दे देंगे और छोड़ देंगे बच्चों के भरोसे. हमारे यहाँ आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है. आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कितना अच्छा से उनको सेमेस्टर 4 में मतलब तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, और थर्ड में भी करवाए न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा कुछ. तो इसलिए आप लोग जो हैं बच्चे वो मैक्रो और एमएमई दोनों ज्वाइन करो, क्योंकि ये मैक्रो सिर्फ अभी नहीं आगे भी यूज़ होने वाला है. तो कहीं ऐसा ना हो कि वेट करते करते आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. तो आप लोगों को मैक्रो भी ज्वाइन करना ही करना है और सीरियसली पढ़ना है उसको. सेमेस्टर 1 के उससे मत चले जाना. सेमेस्टर 1 के क्या कहते हैं, इंप्रेशन पे मत चले जाना कि माइक्रो मैक्रो इजी होता है. आखिर आप पढ़ तो रहे हो इको ऑनर्स ना. मेन पेपर आपका क्या होगा? माइक्रो एंड मैक्रो. थर्ड सेम में माइक्रो मैक्रो आएगा, फिर फोर्थ सेम में भी माइक्रो मैक्रो आएगा. तो ये एमएमई तो सिर्फ हेल्प के लिए है. एमएमई, एसएमई, इकोनॉमेट्रिक्स ये सब तो हेल्प के लिए. पढ़ना तो आपको माइक्रो मैक्रो है, इसलिए उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए. ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं. लॉग सबने अपने अपने दिमाग में सोच लिया कि लॉग के लिए क्या लगाते हैं, क्या करेंगे लॉग के लिए? देखो, कुछ बच्चों ने हो सकता है एमएमई 1 नहीं पढ़ा होगा, उन बच्चों के लिए है कि लॉग का ना ग्राफ बच्चे ऐसा होता है. इसके लिए आप चैप्टर 2 देख सकते हो, वो तो फ्री में डला होता है यूट्यूब पे एमएमई 1 का. वो कोई भी बच्चे जाकर के आप वहाँ पे ग्राफ्स देख सकते हो. वो हम लोग इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो बेसिक है, सबका बेस बन जाए अपने बच्चों का. दिस इज लॉग ग्राफ. लॉग ग्राफ में देखो कि ये राइट हैंड साइड पे बन रहा है एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है लॉग का ग्राफ. लॉग का ग्राफ ये है, देखो जो ग्रीन से बना रहे हैं ना, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना वाई एक्सिस के लेफ्ट में बन रहा है. यानी लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर
कैसे x के लिए डिफाइंड है, इन सभी x पे log की वैल्यू मिलेगी, और इन सभी x को हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 0। यानी ln x तभी डिफाइंड होगा जब log के अंदर की चीज क्या होगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो यहां भी बच्चे ये तभी डिफाइंड होगा जब log के अंदर की चीज क्या होगी, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। अब पूरा लैंग्वेज में लिखोगे, सिंस ln x is defined for positive x only। now see, अब आपके पास है, इसको सॉल्व करना, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करोगे, y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। अब आपको याद है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस ग्राफ। नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप एक बार 0 0 डालो तो 0 0 मिलेगा, एक बार 1 डालोगे तो y इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा, तो 1 पे माइनस 1, इन दोनों से पास करती हुई लाइन हो गई। लेकिन y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, y क्या बताता है, हमें हाइट बताता है, माइनस एक्स से ऊपर चलना है बच्चे, y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स यानी ऊपर चलेंगे, ये देखो ऊपर, इस हाइट पे नहीं रहना, इसके ऊपर। तो इन एरो को हटा दें हम, सीधा शेड कर दें। जब भी y ग्रेटर देन आता है तो ऊपर की तरफ जो खुला हुआ एरिया होगा हम उसी को शेड करेंगे, बस। इज इक्वल टू है नहीं कि हम उस लाइन को डार्क करें, एंड दिस लाइन इज, इसको लेवल कर दोगे, y इज इक्वल टू एक्स। समझ में आई बात बच्चे। और अगर डोमेन के फॉर्म में लिखोगे तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल पेयर ऑफ x एंड y सच दैट y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये देखो, ये है फंक्शन हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चे, ये तभी डिफाइंड होगा जब अंदर वाली चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो वो लिखेंगे ना, इट इज डिफाइंड ओनली इफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां पर ना दो चीजें हैं बच्चे, एक ये और एक ये। इन दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। समझ में आई बात। तो केस 1 में लेकर के चलेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड लगा दिया। मैथमेटिक्स में एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। नाउ सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो बच्चे आपको पता है ना कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका रेडियस होगा 2, लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है इसको डार्क कर दो और इसके अंदर में रहना है। इधर क्या है बच्चे, 1, डार्क कर दो क्योंकि इज इक्वल टू लगा हुआ है, और ग्रेटर देन है यानी इसके बाहर में रहना है। तो 1 वाले के बाहर में और 2 वाले के अंदर में।
तो अब तो हम लोग बना सकते हैं कॉमन, कॉमन तो बना सकते हैं। कंबाइनिंग, अभी केस 1 में ही चल रहे हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर आ गया, वेट करो, अभी केस 2 भी करना होगा इसके बाद। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। एक सर्कल, जब दोनों डार्क हैं तो डार्क ही बना लेते हैं, लेकिन बच्चे आपको इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा कि इस पॉइंट को भी हमें नोट करना चाहिए, तो आप पहले डॉटेड से ही बनाएंगे। दिस इज 1 0, दिस इज 2 0। अब 1 के बाहर और 2 के अंदर, सो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम ऑफ केस 1। ठीक है बच्चे, अब केस 2 में चलें। एक बात और, क्लासेस जल्दी शुरू करने के पीछे ये भी मकसद है कि सेमेस्टर 1 में हमने देखा था कि टाइम ना हमारे पास शॉर्ट पड़ रहा था, तो पढ़ना बहुत कुछ है, अच्छे से पढ़ना है, तो हम लोग तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और इस बार एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन ही होगा। हो सकता है कि कोरोना, बहुत कम चांस है कि कोरोना का 4th वेव इंडिया में आए जून के लास्ट वीक में। अगर वो आता भी है तो कितना इंडियंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अब सबको आदत लग चुकी है मार्केट जाना निकलना सब कुछ ऑफलाइन। तो जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम जो है, हो सकता थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ गैप करके, दूरी बना करके वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसलिए अब आप लोगों को तैयारी ऑफलाइन की करनी है, सेमेस्टर 1 जैसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं ऑनलाइन होगा ऑनलाइन होगा, वो नहीं होगा। तो इस बार आपको अच्छे से पढ़ना है ऑफलाइन, क्योंकि आपकी हेल्प सिर्फ अब आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखना है और अब आप खुद ही आपको परफॉर्म करना है। नाउ सी, तो शुरुआत से पढ़ते रहोगे ना तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। केस 2, मैथमेटिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बड़े आराम से समझ में आता है। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इको ऑनर्स और डीयू में जो बच्चे हैं ये लोग तो मैथमेटिक्स से पैनिक होने वाले नहीं हैं, तो आप लोगों के सामने ये बातें करना बेकार है। यहाँ देखो केस 2, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बोथ मस्ट बी नेगेटिव, बोथ मस्ट बी नेगेटिव। अब दोनों एक्सप्रेशन क्या है एक बार जरा क्वेश्चन में देख लो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड नहीं लिखा बीच में, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ सी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों को कंबाइन करके बना दे, इतना तो अब आप लोग समझ लेते हो। इसको और इसको दोनों को कंबाइन करें, इसका बचा रेडियस कितना होगा 2, इसका रेडियस कितना होगा 1, 1 1 1 1 2 2 2 2। डार्क है, यस, दोनों में देखो ना इज इक्वल टू है, तो डार्क कर दो। इसको मार्क कर दो 1 0, इसको मार्क कर दो 2 0। अब 1 0 के अंदर रहना है और 2 0 के बाहर, ये कैसी बात हो गई, ये तो गलत बात है। देखो तो 1 0 के अंदर और एट द सेम टाइम हम इसके बाहर भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो मैम, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो डायग्राम से हमें पता चला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाए, क्योंकि कभी कहेगा कि आप किसी छोटे वाले सर्कल के अंदर में और बड़े वाले के बाहर, हाउ दिस इज पॉसिबल, एक ही समय में हम दोनों सेट में नहीं लाई कर सकते ना, नॉट पॉसिबल। सो फाइनली बस एक ही हमारा डायग्राम हो गया, कौन सा, केस 1 वाला, बस यही हो गया डोमेन। सो फाइनली केस 1 इज, केस 1 का जो डायग्राम है दैट इज दिस सॉल्यूशन, डायग्राम इज दिस सॉल्यूशन सेट, इज दिस सॉल्यूशन। और इसको अगर लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे डोमेन को बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे,
डोमेन इज इक्वल टू ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, क्या था केस 1 में, 1 के बाहर और 2 के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2 मत लिख देना, 4 रेडियस था ना 2। जैसे कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है, आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बाउंड्री पॉइंट दोनों का इंक्लूड होगा क्योंकि न्यूमरेटर में है ना फंक्शन। ये देखो, ये दोनों न्यूमरेटर में, क्या हुआ पूछो। अच्छा चलो, हमने इसलिए डाला है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर एक तरफ 0 इंक्लूड कर लिया तो ठीक है, दूसरे साइड अगर इसमें अगर 0 इंक्लूड कर लिया, आपका यही क्वेश्चन होगा कि मैम जब एक में हमने 0 ले ही लिया तो फिर दूसरे में क्यों लेना, क्योंकि दूसरे में हो सकता था कि दूसरे टाइप का सेट आता तो वहां भी तो बाउंड्री पॉइंट आ सकता था, कॉमन बाउंड्री पॉइंट भी आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है। दोनों 0 होगा तो आपको दिक्कत क्या लग रहा है, दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, 0 तो अलाउड है रूट के अंदर में। दोनों नेगेटिव आने से क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट होने के बाद तो x इंटू वाई जैसे होता है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना। तो इक्वल टू 0 होने के लिए मैंने यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने को, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, जस्ट अ मिनट। देखो बच्चे, क्वेश्चन है कुछ, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ईजी है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो शायद मैंने करा ही दिया है, 4 माइनस, अच्छा ये वाला तो करवा दिया, एल एन एक्स प्लस वाई वाला भी करवा दिया। हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो बनता है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद से एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा रूट अंडर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वाई, ठीक है बच्चे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 अब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, आप पूरा लैंग्वेज लिखोगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये 0 0, ये हो गया रूट 2, ये हो गया माइनस रूट 2, फिर ये आ गया रूट 2, ये हो गया माइनस रूट 2, इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू है बच्चे। और अंदर का रीजन चाहिए, मजा आ गया, चलो सुंदर सा डायग्राम बन गया, हो गया, यही हो गया हमारा डोमेन सेट। अगर आप डोमेन लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब ये क्वेश्चन तो आसान था, ये दोनों क्वेश्चन बच्चे हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बस हिंट में सुन लो जो बातें बता रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो इसमें आपको 2 वैल्यू मिलेगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और y इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, जो भी मिलेगा
वो कंडीशन आपको जो भी 2 या 4 कंडीशन मिलेगी उन कंडीशंस को लिखना है। उसके बाद से ये तो खैर एक सर्कल मिल जाएगा, तो ये सर्कल देगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन के बीच का रीजन देगा, इंटरसेक्शन वाले के बीच का। तो फिर कॉमन रीजन आपको लिखना होगा, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये किसका शेप देगा? पैराबोला का, क्योंकि एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, एक की डिग्री 1 है और एक की डिग्री 2 है, तो ये पैराबोला होता है। अगर आपको ग्राफ में दिक्कत है, आप मेरा चैप्टर 2 का वीडियो देख सकते हो, वो सब फ्री में यूट्यूब पे डला हुआ है। चैप्टर 2 का आप ग्राफ देख लो एक बार। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का हम बता रहे हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स इज माइनस एक्स इज दिस लाइन, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन। क्लियर? अब आपको डिसाइड, अब अगर इसके आगे हम बताएंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा, तो वो हम नहीं अभी बताना चाहते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो और फिर आप देख सकते हो, या फिर चैप्टर 15 के भी मेरे पिछले साल के वीडियोस फ्री में डले होंगे यूट्यूब पे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हम नहीं बताना चाह रहे थे, नहीं तो फिर आप खुद से ट्राई नहीं करते। खुद से 3 राउंड जरूर ट्राई करना, 3 बार ब्रेक ले ले करके, एक ही बार में 3 बार जबरदस्ती नहीं। एक बार करो, नहीं हो रहा काट दो, फिर कुछ अपना मन पसंदीदा काम कर लो, टीवी देख लो, मूवी देख लो, गाना सुन लो, जो भी, फिर थोड़ी देर बाद एक बार और ट्राई करना। इस तरीके से पढ़ना चाहिए। हो सकता है नए आइडियाज दिमाग में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाए, नहीं होगा तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चे पैराबोला होगा, पैराबोला के अंदर रहना है बाहर रहना है कैसे रहना है वो आपको डिसाइड करना है। और इसमें भी कुछ पैराबोला का ही सेक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आपको खुद देखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, तो इसको आपको करके नेक्स्ट क्लास में आना है। कुछ और क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो फिर हम वो करा करके डोमेन को क्लियर करके फिर हम लोग बढ़ेंगे लेवल कर्व्स पे। लेवल कर्व्स पे चलेंगे। लेवल कर्व्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि लेवल कर्व्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों को पूरा स्पेस का ग्राफ तो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर चीज को 3D वाले कर्व को एक प्लेन पेपर पे हम लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा शेप होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में लेवल कर्व्स में। थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा पीसफुल माइंड से आए नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी कल होगी। आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जरूर, अभी जब नया नया कोई चैप्टर या नया नया कोई टॉपिक शुरू होता है तो उसको ना ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 2-3 क्लास में ना बातें खुलने लगती है तो फिर आसान हो जाता है, तो फिर आप एक बार भी पढ़ के आओगे तो भी चलेगा। अभी 2-2 3-3 नोट पढ़ के आना पड़ेगा। तो ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा, रात तक 11 PM तक अपलोड हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो कल मॉर्निंग में, कल आफ्टरनून में। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।